सनातन शब्द का मतलब जो अंतर। नाश नहीं होते वो, जो बदलता नहीं है वो, बसवಣ್ಣ के हिसाब से जो नहीं बदलता है वो उसको हम स्थावर बोलते हैं। जो बदलते जाते काल के अनुगुण उसको हम जंगम बोलते हैं। स्टैटिक और डायनामिक चेंज होना ही चाहिए। पानी अगर एक जगह में है, बहता नहीं है तो क्या होता है? कीड़े पैदा हो जाएंगे उसमें। सनातन वही है मतलब। आपको मालूम भी होंगे, एक महाराष्ट्र में इधर के बीजापुर जिला के एक स्वामी बसव परंपरा के मठ है, वो काड़सिद्धेश्वर मठ कनेरी में, सेंचुरी का शरण उन्होंने, उनका वचनों ने बहुत स्ट्रांगली वेद शास्त्र उपनिषद को कंडेम करते हैं। फुले अंबेडकर जी के साथ में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो स्टार्ट किए थे, उसमें फगू हड़कट्टी साहब नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का बीजापुर जिला घटक का प्रमुख थे। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है। वकालत छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ने के बाद संशोधन शुरू किया। 1920 से 1930 तक उनका संशोधन जो है लिंगायत धर्म का असली पुनरुत्थान। ब्राह्मणेतर नॉन ब्राह्मण मूवमेंट से गए थे। 27 मेंबर्स बाबा साहब के साथ में, उन्होंने भी एक एमएलए, उस वक्त का शासक महाराष्ट्र शासन में। फर्स्ट टाइम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र में लॉ कॉलेज का प्रोफेसर बनाया सर सिद्धप्पा कांबळे ने, लिंगायत। हाँ, ये पता नहीं ज्यादा लोगों को। उन्होंने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का एक अधिवेशन धारवाड़ में लिए 1920 में। उस वक्त सिद्धारूढ़ स्वामी जी उसको सपोर्ट किया। बाल गंगाधर नाथ तिलक कन्विंस किया कि इस मूवमेंट में आप मत जाओ, तो उनका सुना नहीं। अटाल रुद्रगौड़ा साहब के खिलाफ में बहुत सारे काम इन्होंने किया है। उनके खिलाफ में 2-3 ब्राह्मण लोगों ने, ये ऑफिसर लिंगायतवादी है, जीवादी है, भ्रष्ट है, ये सब बाल गंगाधर नाथ तिलक को बताया। बाल गंगाधर नाथ तिलक कंटिन्यूअसली उनके मराठी और केसरी पत्रिका में, पेपर में इनके खिलाफ में लिखा है। ब्रिटिश सरकार सो मोटो इंक्वायरी कमेटी बिठाया, गलत निकला ये सब आरोप। ब्रिटिश सरकार में गेजेट में उन्होंने क्लीन चिट दिया। ये सब अटाल रुद्रगौड़ चरित्रा बोल के एक बुक केएलई संस्था का जो यूनिवर्सिटी है वो पब्लिश किया 10 साल पहले। अब उसमें बाल गंगाधर नाथ तिलक का ये सब भयानक जो है बैकग्राउंड, ये सब बाहर आते हैं उसमें। शरणू शरणार्थी, नमस्कार. परत एकदा आपलं स्वागत आहे लिंगायत जागर या युट्यूब चॅनलवरती. आपले गेस्ट आहेत आज जयेश पाटील सर. प्राध्यापक जयेश पाटील सर मागच्या 25 वर्षापासून बसव वचन आणि विचार प्रचार करत आहेत. ते फार्मालॉजिकल सायन्समध्ये ते प्राध्यापक म्हणून काम करत आहेत. इथेच एक BLD संस्था आहे. तसेच पंढरपूर आणि ठाणे येथे ते प्राचार्य म्हणून काम केलेले आहेत. आणि सरांचे बसव फिलॉसॉफी आणि बसव विचारावरती मागच्या 10-15 वर्षापासून ते 15 पुस्तकाचं प्रकाशन करतायत. अजून काही पुस्तकाचं लिखाणही चालू आहे सरांचं. त्यांना आज आपण लिंगायत, बसव काल, बसव पूर्वोत्तर काल आणि बसव पूर्व काल, जो लिंगायत इतिहास आहे, त्याचा जो पार्श्वभूमी आहे, त्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. सर कन्नड भाषिक असल्यामुळे जी काही आपली चर्चा होणार आहे, ती आपण हिंदीमध्ये करणार आहोत. तर सरांचं आपण स्वागत करूया. नमस्कार सर, शरणू शरणार्थी. हम लोग अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले थोड़ा-सा आपके बारे में, जो भी आपका जो कार्य चल रहा है, थोड़ा-सा उसका ब्रीफ बताएँगे, फिर हम पॉडकास्ट को शुरुआत करते हैं। मैं साहित्य और भाषा के विद्यार्थी या प्रोफेसर नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बैकग्राउंड है फार्मास्यूटिकल साइंस में PhD, फार्मेसी कॉलेज का टीचर और प्रोफेसर होके बाद में प्रिंसिपल बन गए। तो 2017 में जब लिंगायत को माइनॉरिटी स्टेटस के लिए आंदोलन शुरू हुआ कर्नाटक और महाराष्ट्र में, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं उस आंदोलन से जोड़ने के बाद अवधि पूर्व में मैं रिटायरमेंट ले लिया। वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। अभी फुल टाइम बसवा फिलॉसफी का प्रसारण में बिजी हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। और उसके पूरक में जो वचन का विश्लेषण, उसका अर्थ, टीक जो बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं हम। और लिंगायत के इतिहास, सिद्धांत और संगठन, इस सब्जेक्ट के ऊपर एक पाठ्यक्रम यानी सिलेबस बना के हमने अध्ययन शिविर भी आयोजन कर रहे हैं लोगों। सही है, सही है। सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, सर खुद का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसके ऊपर से भी उस बहुत सारे विषयों के ऊपर जो भी विचार है वो चैनल के माध्यम से ही वो चलाते हैं। सर आपसे फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये लिंगायत जागर यूट्यूब चैनल हमने हाल ही में शुरू किया है। सर हमको पूरा जो बसव काल जो है, उससे पहले जो बसव पूर्व काल है, उसमें क्या क्या हुआ था, और बसव काल में क्या हुआ, फिर बसव उत्तर काल में क्या क्या हुआ, ये पूरा जो क्रोनोलॉजी है
लेकिन हमको पूरा जानना है, आप इसका विस्तार से हमको ठीक है। हम्म, सबसे पहले महाराष्ट्र में जो एडवेंचर आप लोगों ने किया, एक लिंगायत जागर चैनल ओपन करके लिंगायत फिलॉसफी के ऊपर, शरणों का फिलॉसफी के ऊपर लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देना, एक काम आपने जो स्टार्ट किया है, इसको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत करता हूँ, ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। आपको मालूम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कभी बताए थे, जिनको इतिहास का माहिती नहीं है वो इतिहास निर्माण नहीं करेंगे। वचनकार अल्लामा प्रभु भी एक वचन में यही बात कहते हैं, यानी जिनको इतिहास मालूम नहीं है उन्होंने वर्तमान में ठीक तरह से खड़े नहीं हो सकते और भविष्य भी रूपित नहीं कर सकते हैं। ये बहुत साल पहले अंबेडकर साहब से पहले ही वचनकारों ने भी बताया। इसीलिए हर एक आदमी को उनका अपना इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल के लिंगायतों को उनका इतिहास के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है। तो हम हमारे अध्ययन शिविरों में लिंगायत इतिहास 3 भागों में बांट दिए। बसवपुर में, इस उपखंड में, भारत देश में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितिगतियाँ कैसे थे, तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, क्यों हुआ। 12th सेंचुरी में बसवण्णा और एक आंदोलन स्टार्ट करने का जरूरत क्या था, प्रेशर क्या था, क्यों बसवण्णा ने सब कुछ शुरू किया? ये सब शुरू किया। तो शुरू करने के बाद कौन सा डेवलपमेंट्स हुआ, विरोध कैसा आया, उन्होंने क्या क्या काम किया, कौन सा एरिया में काम किया, उनके बाद में ये मूवमेंट कैसा आगे बढ़े, कौन सा लोग महापुरुषों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, इस विचार को लेके लेके अभी आगे। तक आए। ये एरिया में हमने पाठ्यक्रम रच करके लोगों को अभी बता रहे हैं। तो आपको मालूम है लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्य नैरेटिव्स इनकलकेट किए लोगों ने, इतिहास को पलटाकर बता रहे हैं आजकल वो, और तीव्र गति से काम चालू है। स्वतंत्र संग्राम 1857 का फर्स्ट स्वतंत्र संग्राम ये बताते, बिल्कुल गलत है ये। 1760 से पकड़ के 1799 तक कर्नाटक के मैसूर में टिप्पू सुल्तान नाम का एक राजा था, बादशाह। उन्होंने 4 आंग्लो मैसूर वार ब्रिटिशों के साथ में हुआ, उनका स्वतंत्र के लिए उन्होंने लड़ा। उसके बाद में 1824 में कर्नाटक में कित्तूर रानी चन्नम्मा ब्रिटिशों के साथ एक छोटा संस्थान होके भी ब्रिटिशों के साथ बहुत बड़े तौर पर लड़ के शाहिद हो गए। तो लोगों को ये मालूम नहीं है कि इतना सारे होने के बाद भी एक छोटा सा सिपाही दंगा, वो भी ब्रिटिशों के खिलाफ में नहीं हुआ था, वो सिर्फ इसलिए हुआ था, ये आदमी जो उच्च कुल का था, उनको जो आर्म्स था, वो आर्म्स को हाथ में यानी मुंह से पकड़ना नहीं होता था, इसलिए उसको गाय का मांस का कुछ लगा हुआ था। ओके, उसकी वजह से जाति श्रेष्ठता के वजह से उन्होंने वो इनकार किया, छोटा सा दंगा शुरू हुआ। उसको इन्होंने शायद ये 1857 का जो सिपाही दंगा था, उसको फर्स्ट स्वतंत्र संग्राम बोल के नाम दिया सावरकर ने, हाँ, जाति आधार पर ग्लोरीफाई हुआ उसका। तो ऐसा इतिहास इसी तरह से लक्ष्मीबाई को भी बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को भी। बट वैसे उस तरह से देखा गया तो बाकी जो राजा थे कर्नाटक में, साउथ इंडिया में जो संस्थान थे, उनको उतना ग्लोरिफिकेशन नहीं है। ऐसा ये उनके वही जात के आधार पर ग्लोरिफिकेशन इंडिया में सदियों से चल रही है। तो यानी इतिहास का असलियत क्या है उसको पूरा पलटा के बताने का ये काम अभी से नहीं है, पहले से होता है। 4-5 हज़ार साल से है। भूमिपुत्र लोगों को राक्षस बनाया, दानव बनाया। ये जो असली राक्षस और दानव थे वो देवता बन गए। ये सब हुआ, ये इतिहास का पलटाने का ही काम अभी से नहीं, पुराण काल से है। तो अभी बुक्स आ रहे हैं महाराष्ट्र में, राक्षसा राजा रावण ऐसे बोल के उन्होंने अच्छे से बुक लिखा है। बड़ी के ऊपर भी एक बुक बना रहे हो। बलि के ऊपर ऑलरेडी सालुंके सर ने बलि वंश का पब्लिश किए, आपको मालूम है। पूरा बहुजनों का इतिहास बहुत अच्छा तरह से सालुंके सर ने बताया, लिखे है, मराठी में है, बहुत सारे बुक्स है। तो इसीलिए हमको इतिहास को सही तरह से लोगों को बताना है, विशेष करके लिंगायतों का इतिहास। तो लिंगायत का इतिहास बताने से पहले हमको भारत का स्थितिगति, उससे पहले जीव विकासवाद,
जीव विकासवाद एंड डार्विन का जो लाइफ थ्योरी है उसको बताना ही होगा। तो ये दुनिया साइंस के ऊपर चलते हैं। धर्म हमने बनाया, भगवान को हमने बनाया। बराबर। साइंस छोड़कर अगर कोई धर्म या भगवान होते तो सब मिथ्या है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट, वैज्ञानिक मनोभाव तो इनकलकेट करना ही पड़ेगा हमको। वो एंगल से धर्म अगर बताते तो ये लोग इंडिया में सनातन धर्म ही ये विश्व का बहुत पुराना धर्म ये बताते हैं लोग। बराबर। कब से है तो पूछो उनको, बहुत सारे युग बहुत युगांतर। बहुत युग युगांतर तक जाते हैं। अगर युग का हम कैलकुलेशन बैक कैलकुलेशन किए तो सत्ययुग, द्वापर, त्रेता ये सब अगर कैलकुलेशन किए तो जाके ठहरते एक 20 लाख 50 लाख साल पहले। तो उस टाइम पे तो इंसान कैसे किस अवस्था में था पता नहीं। कब आया? हाँ हाँ। 2 पाँव से चलने वाला आदमी मनुष्य भूमि में कब आया? बराबर। डार्विन का विकासवादी हमको बताएंगे। बराबर। तो वो बेस, हाँ, उसको पकड़ना चाहिए हमको। 2 से 3 लाख वर्ष पहले आदमी अफ्रीका में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ। ये तो हम डार्विन के विकासवाद के थ्रू हमको मालूम हो जाता है। होमो सैपियंस जो बोलते हैं हम। पूरा दुनिया का सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? सिविलाइजेशन का मतलब आप जानते हैं, आदि मानव जो था, आदि मानव को ये एडवांस थिंकिंग तो नहीं था और एक जगह पे वो नहीं रहता था, नोमैड था वो। बराबर। अलेमारी आदिवासी। तो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो आदमी एक जगह पर रहना शुरू किया, उसको हम सिविलाइजेशन। पूरा दुनिया का सिविलाइजेशन का टोटल एज कितना है? 10-15 सालों तक निकलता है। 8,000 साल का इधर ही। बराबर। भारत में भी एक बहुत बड़ा नागरिकता सिंधु संस्कृति, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोलते बराबर है ना। वो 4600 ईयर्स पहले इंडिया में, मोहनजोदड़ो बोलते हैं, हड़प्पा मोहनजोदारो। तो उस वक्त कौन सा धर्म था? यानी अभी जो आधुनिक काल में धर्म का हम व्याख्यान कर रहे हैं, धर्म को एक धर्मगुरु रहना, एक निर्दिष्ट सिद्धांत होना चाहिए, ये सब नहीं था उस वक्त। धर्म का धर्म यानी एक वे ऑफ लाइफ इंडिया में था। वो शिवद्राविड़ संस्कृति, शिवद्राविड़ संस्कृति इंडिया का फर्स्ट सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं। तो 4600 ईयर्स उस वक्त ये जो नागरिकता था ये कैसा ध्वंस हुआ, कैसा नाश हुआ? हमारे इतिहासकार और साइंटिस्ट इसके बारे में डेफिनेट रीजंस नहीं बताया हमको। यानी ये भूकंप के वजह से हुआ या क्या बोलते हैं उसको, पानी के वजह से हुआ, मालूम नहीं है। एक इतना बड़ा उपखंड का नागरिकता कोई आके भी नाश नहीं कर सकते। कोई तो रीज़न होंगे, नेचुरल, मैन मेड, दोनों रीज़न होंगे। एग्जैक्ट रीज़न तो अभी तक पता नहीं हुआ। मगर उस वक्त मध्य प्राच्य से यानी यूरेशिया और ककेशिया से जो ट्राइबल लोग यहाँ आया गाय को पालते हुए, उनको रथ विद्या मालूम था, अश्वविद्या मालूम था। वो लोग वहाँ से दुनिया के हर जगह माइग्रेट हुआ। इसको आर्यन माइग्रेशन थ्योरी बोलते हैं हम। ओके, मोस्टली ये इसमें से आए थे, ईरान इराक से, यूरेशिया यानी पर्शिया से, पर्शियन कंट्री। हाँ, तो वहाँ से यहाँ आया। वहाँ से बहुत सारे ट्राइबल्स दुनिया के दूसरे जगह पे भी गया। ऐसे एक ट्राइबल्स इधर आया तो उनका लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, वो बाद में इंडिया को आने के बाद इंडस बोल के एक लैंग्वेज जनप्रिय हुआ, उसको डेवलप किया उन्होंने। भारतीय बहुत सारे लैंग्वेजेस का पूरा सत्व लेके वो एक लैंग्वेज पैदा हुआ। उसको अभी तक स्क्रिप्ट नहीं है, उसको संस्कृत बोलते हैं। तो अभी उल्टा बोल रहे हैं वो लोग, भारत के सब लैंग्वेजेस का मदर संस्कृत है। ये बहुत गलत है। तो ये लोग आने के बाद एक लड़ाई शुरू हुआ। मैं भारत का आज़ादी का लड़ाई 4 लड़ाइयों आइडेंटिफाई किया हूँ। फर्स्ट लड़ाई आर्य द्राविड़ संघर्ष, यहाँ के मूल निवासी द्राविड़ों के साथ आर्यों का संघर्ष। ये तो जो आर्यन लोग लिखा हुआ है महाकाव्य पुराण, उसमें रिफ्लेक्ट होते, वो खुद ही एविडेंस बना के गए। वो काल्पनिक कथा भी होंगे मगर उसमें से इतिहास हमको मालूम हो जाएगा क्या हुआ उस वक्त, क्या होगा। बराबर। शिव भक्तों के साथ आर्यन का लड़ाई आर्य द्राविड़ संघर्ष। उसमें ये मूल निवासियों को राक्षस बनाया, दानव बनाया, जो कुछ भी बनाया वो सारी कथा तो है अपने। हो गया। 3500 साल तब से वेदों का काल स्टार्ट हो जाते हैं इंडिया में। 4 वेद आपको मालूम है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4।
फर्स्ट ऋग्वेद का 1000 साल बताते हैं इतिहासकारों ने, बाकी का 3 वेदों का 500 साल, टोटल वेद का काल 1500 साल। उस वक्त भारत में जो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ गई, मूल निवासियों के ऊपर आर्यों का कब्जा हुआ, संस्कृति के ऊपर कब्जा हुआ, इधर का जो कृषि संस्कृति था, कृषि, उसके ऊपर आर्यन का ऋषि संस्कृति का आक्रमण, ओके, इसी वजह से ऋषि शब्द भी तैयार हो गया। ऋषि संस्कृति का आक्रमण कृषि संस्कृति के ऊपर हुआ। जो इधर मूल निवासियों का कृषि गंगा के जो दोनों पार में होता था, बहुत समृद्ध था उस वक्त। कृषि को जो चाहिए एक जैविक परिकर, बैल और गाय, यज्ञ याग करते हुए ये आर्यंस बैल और गायों का बलिदान देना शुरू किया। उनका इंटेंशन ये था हमारे कृषि संस्कृति को नाश करना। तो उन्होंने उस धार्मिक एजेंडा बनाया, यज्ञ यागों में गायों को बलि देना। हिंसा का धर्म स्टार्ट हुआ और अभी भी वो लोग उल्टा हो गए। जिनका प्रमुख आहार गोमांस था, उसको उन्होंने क्या बता रहे अब, गोमाता बनाते हैं। कब गोमाता बन गया, क्यों बन गया, ये हमको जानना ही होगा। कॉमरेड शरद पाटिल महाराष्ट्र में मराठी में बहुत सारे पुस्तक, यानी शिवाजी का मराठा साम्राज्य के खिलाफ मोमेडियंस थे या ब्राह्मण्स थे, उनका एक बुक है मराठी में, आप पढ़े तो गोमांस के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसमें है, बसवाना के वचन में भी है। ये लोग गोमांस भक्षक वेद के काल में उस टाइम पे हो गए। तो बुद्ध का आगमन हो गया, हिंसा के खिलाफ में अहिंसा धर्म पैदा हुआ। बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ, इसलिए अहिंसा बोलना पड़ा उनको। अहिंसा धर्म दोनों, यानी जैन और बौद्ध दोनों धर्म अहिंसा धर्म। किस लिए अहिंसा धर्म पैदा हुआ, हिंसा, आर्यों का हिंसा के खिलाफ में। तो बहुत बड़ा राजाश्रय मिला बौद्ध धर्म को, मौर्य संस्थान में बौद्ध धर्म को बहुत सारे प्रचार हुआ। तब आर्यन का थोड़ा पार प्रभाव कम हो गया। इसलिए अभी भी कहानी हम पढ़ते हैं तो बड़ ब्राह्मण, यानी आप क्या बोलते हैं, पुअर ब्राह्मण बोल के कहानी में आते। पुअर कब बन गए वो लोग, तो ये मौर्य काल में बन गया। मौर्य काल में, क्योंकि उनका जो शॉप था, धार्मिक आधार पर शॉप यानी बिजनेस था, वो बिजनेस बंद हुआ। प्राणी हत्या, गो हत्या निषेध हुआ अशोक के समय में। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को नाश करने के लिए पुष्यमित्र शुंग के नायकत्व में प्रयत्न किए, सक्सेस हुआ। बौद्धों का नाश किया, बौद्ध विहारों को मंदिर बनाया, उनका प्रकृति आराधन बंद किया उन्होंने। इंद्र, वरुण, मित्र, अष्टदिक्पालकों का आराधन बंद किया। बाद में उन्होंने मंदिर संस्कृति इंडिया में लाया, वहाँ से शुरू हो गया। मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ। भक्त और भगवान के बीच में एक मेडिएटर यानी पुरोहित सिस्टम वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो लोग जो बौद्ध धर्म पर जा रहे थे, उनको रोकने के लिए उन्होंने अपने आप को सस्याहारी बताया, शाकाहारी कर दिया, गो को माता बनाया। ये सब बसवपुर के काल में ये सब डेवलपमेंट्स हुआ। तो बुद्धा के बाद बसवण्णा तक ये 15 साल का जो है और भयानक है। 1500 बोल सकते, 1500 साल। बुद्धा को एक ही चैलेंज था, वर्णाश्रम धर्म को नाश करना। 4 वर्ण थे, वर्णाश्रम धर्म को नाश करना, इतना ही बुद्ध का इंटेंशन, यानी सवाल उनके सामने। बसवण्णा को इससे ज़्यादा गुना सवाल उनके सामने आया। बौद्ध धर्म नाश के बाद ये लोग बौद्ध साहित्य को काउंटर करने के लिए फेक इतिहास, पुराण, महाकाव्य लिखना शुरू किया। गौतम बुद्ध को श्रीहरि का अवतार बनाया। इसी से हमको पता चलेगा कि जो कुछ भी वैदिक साहित्य भारत में निर्माण हुआ, बुद्ध के बाद में हुआ। साहित्य की निर्मित जानबूझ के किया गया, जानबूझ के किए। तो उसके साथ साथ में अगर 4 वर्ण रहे, जब भी क्षत्रियों ने, दोनों गौतम बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रियों ने हमारे खिलाफ में लड़े, हमारे खिलाफ में पर्याय सिद्धांत उन्होंने रचाया, तो ये हमको खतरा है फ्यूचर में। वर्ण के साथ साथ में, वर्ण के अस्तित्व के साथ साथ में हमको जात भी बनाना है। तो भारत में 6000 7000 जात और उपजात का निर्माण बुद्धोत्तर काल में स्टार्ट हुआ।
वो सिर्फ भारतीयों को जात के अस्मिति के ऊपर लड़ते रहना आपस में, तो हम बिजी करके रख दे वो। बिजी करके रखना, हम सेपर साइड रहेंगे, ये इंटेंशन था उनका उस वक्त। और एक डेवलपमेंट, मनुस्मृति का निर्माण हुआ। आगे जो फर्स्ट सेंचुरी से पकड़ के बसवण्णा तक मनुस्मृति ये धरती को कंट्रोल करता था। राजसत्ता जो है उसका संविधान मनुस्मृति। मनुस्मृति था। जो कुछ भी राजा बन जाते, सिंहासन पर बैठते, तो उससे पहले उन्होंने मनुस्मृति के ऊपर प्रतिज्ञा लेके सिंहासन पर बैठता था। मनुस्मृति क्या है अभी एक्सप्लेन करने का उतना टाइम नहीं है हमारे। बराबर। मनुस्मृति सिर्फ ब्राह्मणों का हितासक्ति प्रोटेक्ट करने का एक ग्रंथ, उन्होंने उसको संविधान बताया। तो मनुस्मृति के दौरा जो राजसत्ता चलता था उस वक्त, बुद्ध के ज़माने में या बुद्ध से पहले जो था, उससे बहुगुना बहुजन लोगों के ऊपर अत्याचार और अन्याय शुरू हुआ, वर्ण और जात दोनों और मनुस्मृति। इसके साथ साथ में और एक डेवलपमेंट हुआ, आपको बताता हूँ मैं। ये लोग बताते इनके धर्म बहुत पुराना है, शाश्वत वाला है, सनातन है। सनातन शब्द का मतलब जो नाश नहीं होते वो, जो बदलता नहीं है वो। तो जो नहीं बदलता है बसवण्णा के हिसाब से, जो नहीं बदलता है वो उसको हम स्थावर बोलते हैं। जो बदलते जाते काल के अनुगुण उसको हम जंगम बोलते हैं। स्टैटिक और डायनामिक चेंज होना ही चाहिए। पानी अगर एक जगह में है, बहता नहीं है, तो क्या होता है? कीड़े पैदा हो जाएंगे उसमें। सनातन वही है, मतलब पानी बहना चाहिए। वो सनातन शब्द भी बौद्ध साहित्य से चोर कर लिया इन्होंने। उनका अपना कुछ भी नहीं है यहाँ, उनका अपना कुछ भी नहीं है। ग्रीक जनपद साहित्य, स्लाविक आर्यंस का वेद और बौद्ध जातक कथा, ये तीनों का नकल है रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, सब कुछ। उनका खुद का कुछ भी नहीं है। इधर से उधर से कॉपी किया उन्होंने, स्टार्ट किया उनके एक धर्म, लोगों को शोषण करना शुरू किया। 7th 8th सेंचुरी में वही मिड ईस्ट में और एक धर्म का उदय हुआ। कौन सा? इस्लाम। इस्लाम, हाँ। और बहुत शॉर्ट पीरियड में उन्होंने दुनिया में स्प्रेड हुआ वो धर्म। अभी दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रिलीजन। तो ये लोग जो बता रहे हैं लक्षांतर वर्ष के पीछे जो इनका धर्म आया है, तो ये क्यों भारत छोड़कर बाहर नहीं गया? जाना चाहिए था, अब तक जाना चाहिए था, ये क्वेश्चन आएगा। सेकंड थिंग, जो 8th सेंचुरी में इस्लाम का स्थापन हुआ, भारत को फर्स्ट लूटर्स आना शुरू किया 8th 9th सेंचुरी में। ओके। मुस्लिम लूटर्स। सेटलर्स आया 13th सेंचुरी में। ओके, 1300 में सेटलर्स 1306 में फर्स्ट दिल्ली सुल्तानेट्स परमानेंटली यहाँ पे राज करना शुरू किया। उससे पहले आया गया गजनी, गोरी, ये सब आया। वो स्टार्ट हुआ, लूटर्स आना स्टार्ट हुआ 9th सेंचुरी, 8th 9th सेंचुरी में। क्यों हुआ, कैसा आए वो लोग, कैसा लूट किए, इनको कौन बताया कि यहाँ मंदिरों में संपत्ति बहुत है? ये क्वेश्चन हम कभी भी नहीं करते हैं। बराबर। और कैसे आए वो लोग, इतने सारे आबादी यहाँ है, तो सिर्फ 200-300 लोग घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर, ऊंट के ऊपर आकर लूट के कैसा गया? इसका जिम्मेदारी कौन है? क्यों प्रतिरोध नहीं हुआ, क्यों रोक नहीं सके हम? इसका कारण है ब्राह्मण राज्य। उत्तर भारत में क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में थोड़ा तनाव आ गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, वो भी मंदिर के संपत्ति के लेकर। मंदिर के संपत्ति पुरोहितों का है, ये ब्राह्मणों का वाद था। क्षत्रियों का वाद था ये हमारा है, ये राज्य पालन करने वाले हम है तो हमारा है। ये टजल में क्या हुआ, उस वक्त अरब और अफगान के साथ में जो व्यापार संबंध था बनियाओं का, बनियाओं ने ब्राह्मणों के कंट्रोल में थे। ये दोनों अरब और अफगान को जाके वो लोगों को, लूटर्स को बुला के लेके आया, भारत की संपत्ति लूटी। इन्हें लूट करने के लिए यही लोग उनको मदद किया और उसमें से कमीशन लिया। 8th 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी तक ये निरंतर चलते रहा। उस टाइम पे सभी जगह पे मंदिर बहुत बड़े पैमाने पे थे। तो बसवण्णा ने ये सब स्टडी किया। बुद्ध के बाद में बसवण्णा तक ये एक पीरियड था भारतीयों के मूल निवासियों के लिए बहुत दुरित काल हम बोलते, भयंकर शोषण का काल। और बाहर के लूटर्स भी आ रहे, अंदर के लोग उनके साथ दे रहे। ये सब जान के ही बसवण्णा ने एक आंदोलन
कर्नाटक में स्टार्ट किया, उसको हमने बताना ही होगा वो एक राष्ट्रीयवादी आंदोलन है। अब तक 9th 10th 12th सेंचुरी तक ये जो उपखंड है, सब कॉन्टिनेंट है, उसको राष्ट्र का परिभाषा में नहीं था। हम बुलाते नहीं थे। मगर उस वक्त भी यानी ये अस्मिता जो है, ये मिट्टी का अस्मिता जो है वो राष्ट्रीयवादी है। अगर बाहर के लूटर्स अंदर के विद्रोहियों के साथ में मिलके इस धरती को लूट रहे हैं तो आगे फ्यूचर में ये लोग शाश्वत यहाँ पे सत्ता करेंगे। तो इसको रोकने के लिए यहाँ के मूल निवासियों को जागर करके एक आंदोलन शुरू किया, वो लिंगायत आंदोलन। इसीलिए लिंगायत राष्ट्रीयवादी आंदोलन है। अभी जो नकली राष्ट्रीयवादी, फेक राष्ट्रीयवादी ये लोग देशभक्त बोल रहे, ये सब इस धरती को शतमानों से गद्दारी करते आए हुए देशद्रोही है। बहुत सारे है उनका इतिहास। अगर हम उनका इतिहास ही बताते रहे तो एक महीने हम बोल सकते हैं क्या क्या गद्दारी उन्होंने इस देश के साथ किया है, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो बसवण्णा जो आंदोलन स्टार्ट किया उसको लिंगायत आंदोलन, बाद में वो रिलीजियस स्टेटस ले लिया, सब हुआ। उनका ये जो आंदोलन है एक कैडर बेस्ड आंदोलन था। अब बसव कल्याण कभी गए तो देखो, बसव कल्याण जो शहर है उससे पहले बाहर आउटस्कट में एक बंदवर ओणी बोल के है। बंदवर ओणी, बंदवर ओणी मतलब वहाँ पे जो बाहर से आते वो लोगों को ठहरने के लिए एक जगह है। वहाँ पे जो कुछ भी ये लिंगायत आंदोलन अट्रैक्ट होकर आते तो वो व्यवस्थित आंदोलन है। बसवण्णा मंगलवेड़े में स्टार्ट किया है, महाराष्ट्र के मंगलवेड़े में। कल्याण को बाद में शिफ्ट हुआ उनका 12 साल कार्यकाल। तो अल्लम प्रभु घूमते रहे थ्रू आउट इंडिया। एक आंदोलन कल्याण में स्टार्ट हुआ, तुम लोग वहाँ जाओ, सिद्धराम को भेज दिया, सबको भेज दिया। वैसा उन्होंने ऑल ओवर इंडिया घूमे, कश्मीर तक। मोड़िगे माराया कश्मीर से आया, अफगान से मरुल शंकर देव आया, हर जगह से कल्याण को आते रहे लोग आंदोलनकार। तो उनको पहले बंदवर ओणी में शिफ्ट करते थे, डायरेक्टली उनको अनुभव मंडप में एंट्री नहीं था। उनको टेस्ट करते थे वहाँ, परीक्षा लेते थे, उनको अक्षराभ्यास है या नहीं है, फिलॉसफी के बारे में क्या क्या मालूम है, उसका ज्ञान क्या है, उनका विचार आचार क्या है। अक्षराभ्यास मालूम नहीं है तो फर्स्ट अक्षराभ्यास से स्टार्ट करते। उसके बाद में उनको अगर अक्षराभ्यास है, वो बैकग्राउंड एजुकेटेड बैकग्राउंड है, तो उनको फिलॉसफी के ऊपर उस वक्त का एजुकेशन का पैटर्न कौन सा था, वेद शास्त्र आगम पुराण वही स्टडी करते थे, गणित ये सब, तर्क ये सब थरो करते थे उनको। तो उसके बाद में ये हमारा आंदोलन लिंगायत आंदोलन क्या है, किसके खिलाफ है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब बताने के बाद एक बार अगर वो लोग परफेक्ट हो गए तब अनुभव मंडप को एंट्री। यानी होल लिंगायत जो आंदोलन है कैडर बेस्ड आंदोलन है। तो आप सुने होंगे या पढ़े होंगे, अनुभव मंडप के अंदर जाते वक्त शरणों ने बाहर ठहर के उनके गले में लिंग है या नहीं है चेक करके अंदर भेज देते। भवियों को अंदर एंट्री नहीं है, सिर्फ भक्तों को है। ये रिलीजियस बैकग्राउंड से डिफाइन करते लोग हमारे जो बुजुर्गों ने। भवी मतलब जिनको लिंग नहीं है उनको, भक्त मतलब जिनको लिंग है, मतलब इतना ही है, साफ है। जो ट्रेनिंग लिए कैडर बन गया उनको अनुभव में एंट्रेंस। इस तरह से बसवण्णा अल्लम प्रभु जो दोनों लीडरशिप लेके इस आंदोलन को फ्रेम किया, लॉन्च किया कल्याण में। उनका आद्यता क्षेत्र 4-5। फर्स्ट सामाजिक असमानता, धार्मिक असमानता, शैक्षणिक असमानता, लिंग असमानता, ये 5 एरिया में असमानता है नहीं भारत में था। उसके ऊपर काम एक को निकालना है, विनाश करना है। तो उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली वर्क की। तो यहाँ पे रोल आते हैं अल्लम प्रभु का और बसवण्णा का। तो बहुत सारा चर्चा में ऐसा समझ में आता है कि अल्लम प्रभु एज में बड़े थे, ऐसा कुछ बहुत बहुत भक्तिभाव वैसे दिखाते हैं मूवीज़ में, कुछ डॉक्यूमेंट्री में, और कुछ ऐसे भी दिखाते हैं कि अल्लम प्रभु ने वो इष्टलिंग का आविष्कार किया। वो क्या है, थोड़ा सा संदर्भ, इष्टलिंग का ऊपर भी बहुत चर्चा होता है, क्या पहले क्या था बाद में क्या है, उसको कैसे आप बिठाएंगे इसमें, इस मूवमेंट में। बसवण्णा जब बागेवाड़ी से घर छोड़ कर गए तो उनका निष्ठा केंद्र था कोडल संगम। कोडल संगम में आके उनका एजुकेशन हुआ ऐसा बोलते, मगर एजुकेशन जब यज्ञोपवीत यानी जनिवार जो बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जनिवारी बोलते हैं। उसको निकालने के बाद कोई भी गुरुकुल में एडमिशन नहीं मिलता था उस वक्त। हाँ, तो उनको मिलना मुश्किल, ऑफिशियली उनको कोई भी एजुकेशन नहीं दिया। आउट ऑफ वे कोई ऋषि मुनि उनको हेल्प किए होंगे।
उस वक्त जब कूडल संगम में थे तभी अल्लम प्रभु और उनका भेंट हुआ है। दोनों प्लान किए ये सब, वहाँ मंदिर संस्कृति का, कूडल संगम में अपर कर्म वगैरह जो ब्राह्मण लोग करते हैं, ये सब लोगों का कैसा एक्सप्लॉइट करते हैं, सब देख के उन्होंने एक पर्याय सोसाइटी सिद्धांत व्यवस्था का चिंतन तब से स्टार्ट हुआ उन्हें। तो अल्लम प्रभु को उन्होंने बाहर भेज दिया संगठन के लिए, इन्होंने इधर काम शुरू किया। कूडल संगम से सीधा उन्होंने मंगलवेढ़ा गया, मंगलवेढ़ा से कल्याण, तब तक उन्होंने दोनों कांटेक्ट में ही थे। ऐसा बोल सकते हैं कि उनका बहुत पहले मिलन हुआ था क्योंकि और अल्लम प्रभु जो है नाथ पंथ के, सिद्धराम नाथ पंथ के, अक्कमादेवी नाथ पंथ, ओके। उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली क्या किया उस वक्त, वैष्णव के साथ साथ में भारत में उसके खिलाफ में कश्मीर में शैव तांत्रिक, नाथ पंथ, सिद्ध पंथ, ये सब थे। पूरा अवैदिक श्रमण धारा बोलते हैं हम इसको। ये पूरा अवैदिक श्रमण धारा अलग अलग से वैदिकों के खिलाफ में लड़ते थे। इन दोनों का एम यानी इंटेंशन था कि ये सब श्रमण धारा को लिंगायत श्रमण धारा में या दर्शन में विराट ऐक्य करना है। बहुत स्ट्रैटेजिकली उन्होंने किया। तो आजकल आप पूछ रहे थे अल्लम प्रभु को ग्लोरीफाई करने के पीछे एक मतलब है, एक कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। बसवण्णा का इम्पोर्टेंस कम करने के लिए, अल्लम प्रभु को ग्लोरीफाई करने के लिए दो लोग यहाँ पे, एक बसवण्णा ब्राह्मण थे इसलिए उनको ग्लोरीफाई नहीं करना, ऐसा माइंडसेट है बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोगों के पास भी है। वो लोग अल्लम प्रभु को ग्लोरीफाई करना है, यानी बसवण्णा का इंपॉर्टेंस कम करने के लिए एक सेट ऑफ पीपल। दूसरे सेट ऑफ पीपल जो ब्राह्मण हो के भी ब्राह्मण धर्म को लाद करके बाहर आया, तो बसवण्णा को इंपॉर्टेंस नहीं देना, यानी ब्राह्मणिकल माइंडसेट है। वो लोग भी अल्लम प्रभु को पकड़ के, ये लोग भी अल्लम प्रभु को पकड़ के थोड़ा सा कर रहे, मगर खुद अल्लम प्रभु के वचनों वो सब देखने के बाद खुद ही बोला है वैसे बहुत सारे शरणों ने 770 अमर गण और 1,96,000 जो शरण बोलते हैं जंगम धर्म प्रचारक, उसमें से अभी तक हमको मिला है 155 वचनकार। ओके, कितने लोग लिखे मालूम नहीं है, कितने लॉस हुआ, कितने बर्न किया मालूम नहीं है। अभी मिला जो है 155 वचनकारों का 22,000 वचन मिले। तो अभी वही से तो 22,000 में बसवोत्तर युग का वचनकारों का भी आते वचन 155 वचनकारों ने है। तो कितने लोग लिखे थे पता नहीं, कितने लाश हुआ पता नहीं। उनमें बसव स्तुति है, बहुत सारे वचनकारों ने बसवण्णा को गुरु मानते हैं। इष्टलिंग का जनक बसवण्णा ही है मानते हैं। बराबर। तो आप सिद्धरामेश्वर का प्रथमंतु बसवण्णा, द्वितीयंतु लिंग, तृतीयंतु तत्व ब्रह्मांड। फर्स्ट बसवण्णा, प्रथमंतु बसवण्णा, द्वितीयंतु लिंग, तृतीयंतु तत्व भंडार ब्रह्मांड। बहुत स्पष्ट रूप से बहुत सारे वचनकारों ने बसवण्णा ही आंदोलन का नायक है और इष्टलिंग का जनक उन्होंने है, ये अलग है बात। उन्होंने बहुत सोचकर स्ट्रैटेजिकली ये जो आंदोलन लॉन्च किया, उसमें 4-5 एरिया में जो डिफरेंसेस था, असमानता, उसके खिलाफ में लड़ना शुरू किया बहुत स्ट्रैटेजिकली। सबको इष्टलिंग धारण किया, तो जो इष्टलिंग धारण कर लेते हैं उनका पूर्वाश्रम का जात और धर्म नष्ट हो जाएंगे, तो ये सब लिंगायत बन जाएंगे। तो इससे सामाजिक असमानता दूर किया उन्होंने। उसके पीछे और दूसरे रीजंस है। एक तो सामाजिक असमानता निकालना, दूसरा मंदिर को जाना रोकना, ऑप्शन देना। मंदिर जाना नहीं है, ये है ना, यही इसको ही पूजा करो। ये जो पहनते हैं सब समान हो गया। ये क्यों पहनते हैं हम? भगवान के साथ में अनुसंधान करने के लिए एक माध्यम होगा, यही भगवान नहीं है। और इसको उन्होंने बोलते हैं अरिविना कुरु, यानी सिंबल ऑफ नॉलेज। अरवी मतलब अरिविना कुरु, अरु मतलब हम जागर हो जाएंगे, जागर, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कॉन्शियस बोलते हैं। और कुरु बोले तो सिंबल, ये जागर का सिंबल है। ये पहन लो, इसके साथ में अनुसंधान करो, खुद भगवान हो जाओ। भगवान कहीं दूर नहीं है, यहाँ मंदिर में नहीं है, यहाँ कहीं पे ही नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है। इसीलिए लिंगायतों को क्या बोलते हैं? लिंगायत मरने के बाद लिंग के साथ एक हो गया। हाँ, लिंग के अंदर ही विलीन हो गया। तो अब कलबुर्गी सर का भाषण भी सुने होंगे। अगर कोई कुलकर्णी देशपांडे जोशी के घर में जाके उनके बीवी को आप पूछते कुलकर्णी क्या कर रहे, तो उन्हें बोल रहे पूजा कर रहे। अगर लिंगायत के घर आप जाके पूछते तो क्या कर रहे? पूजा करके ले रहे। तो मतलब इतना ही है, खुद की पूजा करना। तो भगवान बनना क्या है? मतलब भगवान या देव का एक परिपूर्ण व्याख्यान शरणों ने दिया, बसवण्णा ने दिया। भगवान कहीं दूर नहीं है।
जो भगवान अलग है, पूजा करने वाला एक और कर लेने वाला एक है, तो वो द्वैत होगा। हमारे अद्वैत, हमारा फिलोसफी अद्वैत के साथ है। अद्वैत पूजा हम कर ले रहे हैं, तो कर लेना है तो हम खुद भगवान हैं। हम खुद कब भगवान बन जाते हैं? साधना के मार्ग है, षटस्थल है, अष्टावरण है, पंचाचार है, हमारे धर्म का फिलॉसफी, उसके अनुसार हम अगर साधना किए तो खुद हम भगवान बन जाते हैं। बराबर। तो फिर वे सब बस वो युग में पूरा हो गया, मोमेंट हो गया, तो उसके बाद फिर ये कैसे, उसके पीरियड के बोलता हूँ बाद? हाँ। बोलता हूँ और लिंग समानता, आर्थिक समानता, कायक दासोह, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सब उन्होंने किया। बहुत टाइम लगेगा। हाँ, नहीं, बसव युग में भी 5 जो एरिया है, तो स्त्री पुरुष भेद हटाया उन्होंने। स्त्रियों को भी लिंग है, जनिवार नहीं है स्त्रियों को आर्य धर्म में, सनातन धर्म में। बराबर। आर्थिक समानता लॉस करने के लिए उन्होंने क्या किया? कायक और दासोह। कायक सब लोग मेहनत करना, सब लोग काम करना, कोई भी बैठ के नहीं खाना, और जो कमाते हो तुम लोग, आज को कितना चाहिए उतना ही रख के बाकी को सोसाइटी को वापस देना, पे बैक टू सोसाइटी, कॉमन फंड। यानी दासोह। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युनिस्ट लोग आजकल बोल रहे हैं वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक की जगह संग्रह नहीं होना चाहिए। ये सब पहले 9 साल पहले बसोड़ा ने किया एक्सपेरिमेंट। पॉइंट ले। आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, धार्मिक समानता, शैक्षणिक समानता। शैक्षणिक समानता मैंने बताया, बंदौरवाड़ी में प्रशिक्षण देना स्टार्ट, शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों, और लास्ट में लिंग समानता। ये 5 एरिया में उन्होंने काम किया। बाद में क्या हुआ आपको मालूम है? शादी हुआ, कल्याण महोत्सव, पूर्वाश्रम में जो ब्राह्मण मधवैया, उनकी बेटी के साथ में जो समगार थे, चमार हरड़ैया के बेटे के के साथ साथ, हाँ, वर्ण संकर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। रक्त क्रांति हुआ, प्रतिक्रांति। उन्होंने, आप अंबेडकर जी का बुक पढ़े होंगे, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति। हमेशा होते रहते भारत में जब भी वैदिकों के खिलाफ में क्रांति हो, उसको प्रतिक्रांति से लाश किया उन्होंने। ऐसा ही वहाँ हुआ। तो उसके बाद में शरणों ने वचनों का रक्षणा किए, उड़वी को गए, पश्चिम करावली में, पश्चिम के जो कोस्टल एरिया है, राइट। चालुक्य के जो जुरिडिक्शन से बाहर बहुत लड़े उन्होंने, बहुत लॉस भी हुआ, लाइफ लॉस हुआ, और वचनों को भी जला दिया उन्होंने। हुआ ये होने के बाद बसवण्णा जो लिंगैक्य हुआ, उसके बाद में कम से कम 200 साल इस धर्म भूगत हुआ। सब शांत हो गए। शांत का मतलब नहीं है, अगर कोई लिंगायत बोलते तो उनके ऊपर हल्ला होता था। बहुत भीति में लोगों ने रहना पड़ा। कोई फिलॉसफी बाहर नहीं आया, वचनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, कॉपीज नहीं हुआ, प्रचार नहीं हुआ, धर्म प्रचार नहीं हुआ। 200 साल ये हुआ। बाद में विजयनगर का जो साम्राज्य स्थापन हुआ, उसमें भी 1300 मिलावट और इतिहास पलटाना काम है। अभी भी, हाँ। विजयनगर साम्राज्य यानी हिंदू साम्राज्य, जैसा शिवाजी का बोलते हैं, शिवाजी का बहुजन साम्राज्य है, बराबर है ना? बराबर। विजयनगर का भी बहुजन साम्राज्य है। उनका स्थापन किया 2 धनगर के युवक, हुक और बुक। हुक्का बुक्का बोलते हैं, हाँ। उनको गाइडेंस किया लिंगायत स्वामी, काशी विलास क्रिया शक्ति। इन्होंने बताते कोई विद्यारण्य का नाम, विद्यारण्य नाम का कोई यति यानी ऋषि यानी मुनि यानी मठाधीश कोई भी नहीं थे उस वक्त, अगर थे भी 8 साल का बच्चा। ये सब हिस्ट्री का पलटाना काम उनका है। तो फर्स्ट उसमें भी 4 डायनास्टी आते हैं विजयनगर में, संगम, तुड़ु, ऐसा कुछ आते हैं। तो फर्स्ट संगम डायनास्टी में लास्ट 3 राजाओं ने लिंगायत थे, प्रौढ़देव राय, विरूपाक्ष राय और मल्लिकार्जुन राय। तो विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो उनका है? उनका ही है। तो प्रौढ़देव राय के ज़माने में यानी 1420 में लिंगायत धर्म का पुनरुत्थान स्टार्ट हुआ। उस वक्त अवेलेबल जो लभ्य था वचन 1000 के अंदर, उनके ऊपर ही, हाँ उतना ही, उनके ऊपर काम किया उन्होंने। वो वचनों के लेके उसको एडिट करना, उनको जैसा आया है। नहीं, ये सब जो एडिटर्स थे, शून्य संपादनकार और ये जो स्कॉलर्स थे, प्रभुलिंग लीला जो लिखा है, चामरस, लक्कण दंडेश, खुद प्रौढ़देव राय भी एक स्कॉलर था, वो भी लिखता था। ये सब लोगों का बैकग्राउंड है शैव का। शरणों ने शैव को भी टुकराया। शरणों का बैकग्राउंड नाथ और शैव सब इससे आए थे, मगर शैव को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लिंगायती एक आइडियल और अलग फिलॉसफी उन्होंने सिद्ध किया। तो कन्फ्यूजन बहुत हुआ उन लोगों को, इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया मालूम नहीं है, मगर वो लोग टोटल लिंगायत रेवोल्यूशन को शैव के बुनियादी पर व्याख्यान करना शुरू किया। तभी हम डीरेल हो गए, हमारे फिलॉसफी से हम बाहर आना शुरू किया।
शून्य संपादनकार सब जितने भी लिखे हैं ये सब, और वचनों में मिलावट हुआ, वचनों में संस्कृत का श्लोक घुस गए, वीरशैव शब्द घुस गए, ये सब उस वक्त ही हुआ। मगर इतना हुआ कि वचनों और शरणों का इतिहास बाहर आना शुरू किया। पुनरुत्थान हो गया। पुनरुत्थान अच्छी बात भी हुई, बुरी बात बुरी भी हुआ। हम्म, आंध्रा से तब श्री वैष्णवों का जो अत्याचार था वहाँ पे, श्री वैष्णव रामानुजाचार्य का फॉलोअर्स शंकराचार्य के फॉलोअर्स के ऊपर अटैक करते थे वो लोग। हाँ, श्रोत्रिय शैव ब्राह्मण्स, आराध्य ब्राह्मण्स बोलते हैं हम उनको, आंध्रा से माइग्रेट हुआ उन्होंने वहाँ से। ओके ओके, वही श्री वैष्णवों का जो अत्याचार था उससे बचने के लिए उन्होंने कर्नाटक को आया, स्पेशली विजयनगर साम्राज्य को आया। वही लोग आराध्य वीरशैव, तो वही लोग आचार्य वीरशैव, पुरोहित शाही वीरशैव, लिंगायत में मिलावट होने के बाद अभी जो चल रहे आपको मालूम है। हाँ, वो जगत गुरु बोलते हैं सबको। ये सब लिंगायत धर्म कैसे स्पॉइल किया, शैव के बुनियादी पर इसको मरुव्याख्यान करना और वचनों को मरुव्याख्यान करना, ये सब होके लिंगायत का मूल स्वरूप जो है, ओरिजिनल स्टेटस जो है पूरा नष्ट हुआ। उसको पुनरुत्थान करना और 21st सेंचुरी 22nd सेंचुरी में हम सब के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद में ब्रिटिश रूल आ गया। जैसा बसवण्णा ने सोचते थे, अगर ये जो लोग क्षत्रियों के साथ, जो ब्राह्मणों ने बनियाओं के साथ मिलके जो बाहर के लूटर्स को बुला रहे थे, अगर ऐसा ही छोड़ दिया तो ये शाश्वत यहाँ शासन करेंगे। उसको रुकाने के लिए लिंगायत आंदोलन शुरू किया। लिंगायत आंदोलन को ब्राह्मणों ने नष्ट कर दिया। करने के बाद बसवण्णा का ऐक्य के बाद 1306 से दिल्ली सुल्तानेट्स परमानेंट शासन स्टार्ट किया। ओके ओके, वो चेतना ही खत्म हो गया, खत्म हुआ, वो विचार खत्म हो गया, तो उधर से सेटलमेंट शुरू हो गया। सेटलमेंट शुरू हुआ। तो 600-700 साल मुस्लिमों ने इस धरती को रोल किया। अब सिर्फ एक कॉमन सेंस है, ये लोग आज राष्ट्रीयवाद का बात कर रहे हैं, देशभक्ति का बात कर रहे हैं। जब किसी को एजुकेशन नहीं था, देश में क्या कर रहे, क्या चल रहे, कौन रूल कर रहे, किसी को भी मालूम नहीं था। कितने परसेंटेज लोगों को, 95% लोगों को कुछ भी पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। तो पता किसको था? 5% लोगों को। तो वो लोग क्या कर रहे थे, किसके साथ में थे? उन्हीं के साथ काम कर रहे थे। अकबर कोर्ट में बीरबल और तोडरमल को पकड़कर, टिप्पू हैदर अली के कोर्ट में जो पूर्णिया था दीवान, हाँ। पूरा 700 साल मुसलमान रोलर्स का जवानगिरी, दीवानगिरी और चमचागिरी जो लोग किए हैं, अर्थ कारण उनका, वो लोगों का संतति अभी नकली राष्ट्रीयवादी बन गए, देशभक्त बन गए। आजकल शाला पठ्य में मुगलों का इतिहास मत पढ़ाओ, बहुत जोर से बोल रहे। क्यों बोल रहे? इनका भी इतिहास आएगा। मुगलों का इतिहास अगर पढ़ते हो तो मुगलों को कौन साथ दिया ये मालूम बाहर आ जाएगा। ये डर है उनको। फिलहाल मुगलों ने लूट किए, सब कुछ किए, मगर उस वक्त स्वतंत्र संग्राम क्यों पैदा नहीं हुआ? उनके खिलाफ में ये लोग क्यों नहीं रहे? गोदान, बोदान, जहागीरी सब लेके इन्होंने आराम थे, बाकी के लोगों के ऊपर टैक्स हुए, सब ये स्टार्ट हुआ। तो ब्रिटिशों का रोल आया, ब्रिटिश स्टार्ट किए, ब्रिटिश आया तो मुस्लिम रोल खत्म हुआ। ब्रिटिशों के खिलाफ में स्वतंत्र संग्राम क्यों स्टार्ट हुआ, ये हमको बहुत सूक्ष्म से अवलोकन करना ही पड़े। तो बहुत सारे जो अंधश्रद्धा वगैरह धर्म के नाम पर इन्होंने स्थापित किए थे यहाँ, उनका एक एक करके बैन करना शुरू किया। सती पद्धति होंगे, बहुत सारे। तो ब्रिटिश रिकॉर्ड हो गए उनको। हाँ, तो सबसे ज़्यादा उनको जो लात गिरा, शिक्षण उनके हाथ में जो पकड़ के बैठे थे इन्होंने, गुरुकुलों के माध्यम से किसी को शिक्षण नकारते थे, सिर्फ उनके ही शिक्षण, कोई भी शिक्षण नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने मेघालय एजुकेशन पॉलिसी लागू किया भारत में, शिक्षण को सार्वत्रिकरण कर दिया। तो आजकल आप सोशल मीडिया में मेघालय को गाली देते हैं वो लोग। गाली देते हैं। हाँ। तो उन्होंने बोलते भारत का शिक्षण नीति जो है स्पॉइल किया, क्रिश्चनाइजेशन किया। सेकेंड थिंग, उन्होंने गुरुकुलों बंद किया। आज तक 150 साल का लगभग ब्रिटिश का जो रूल है, उसमें कोई भी एक गवर्नमेंट ऑर्डर गुरुकुल बंद करने का नहीं है। ऐसा कुछ है भी नहीं रिटर्न में। गुरुकुल उन्होंने कुछ भी बंद नहीं किया। फिर गुरुकुल कौन बंद किया? जब शिक्षण सार्वत्रिकरण करने के बाद भारत के बहुजन लोगों को शिक्षण लभ्य होना शुरू हुआ, तो ये लोग एजुकेटेड होके अगर ब्रिटिश रूल में अधिकारी नौकर बनना शुरू किया तो हमारे पर्दाफाश होगा,
इसलिए उन्होंने खुद उनके हाथ से गुरुकुलों ने बंद करके अंग्रेजी शिक्षण लेना स्टार्ट किया, उन्होंने खुद से खुद ही किया। संस्कृत सबसे छुपा के रख के संस्कृत को मरा दिया। अभी बोल रहे संस्कृत सब पढ़ो, मतलब यही है, अंग्रेजी पढ़ के आगे जा रहे हैं, इनको पीछे ढकलना है, तो अभी संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। तब जब संस्कृत में हम पढ़ने वाले, संस्कृति एक माध्यम था शिक्षण का, तब हमको शिक्षण नहीं दिया उन्होंने। ब्रिटिश लोग शिक्षण का जब सार्वत्रिकरण किया तो उन्हें खुद उनके हाथ से ही गुरुकुलों ने बंद कर दिया और कारकुन बन गए, खुद भी कारकुन बन गए, कारकुन बन गए, ब्रिटिशों के सत्ता में नौकरी हासिल करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशों के खिलाफ में आज बहुत सारे उन्होंने बोलते हैं, ब्रिटिशों का कौन चापलूसी किया, सब इतिहास को पता है। स्वतंत्र आंदोलन में ब्रिटिश को कौन हेल्प किया, फ्रीडम फाइटर को कौन पकड़ पकड़ के दिए। और उस वक्त ये जो लिंगायत फिलॉसफी पुनरुत्थान हुआ था, कर्नाटक में हमारे जो महापुरुष थे, हमारे बुजुर्ग लोग थे, उनके माइंड में यही था कि बंगाल और महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण्स विदेश जाकर आधुनिक शिक्षण ले रहे थे, तो लिंगायत लोग भी आधुनिक शिक्षण लेना, यहाँ पे बुनियादी तौर पर शिक्षण का सार्वत्रिकरण करना, दूसरा बाहर भी लोगों को भेजना है। तो लिंगायत शिक्षण निधि स्थापना किया गिलगंची गुरुसिद्धप्पा 1886 में। 86 में ब्रिटिश सत्ता में डेप्यूटी चन्नबसप्पा नाम का एक स्कॉलर, उन्होंने टीचर, डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर थे उन्होंने पूरा नॉर्थ कर्नाटक में गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करना शुरू किया, बहुत बड़े पैमाने, हाँ बड़े इसमें। तो ब्राह्मणेतर लोगों को शिक्षण मिलना शुरू हुआ, शिक्षण का क्रांति हुआ। यहाँ शिक्षण संस्था लिंगायत मठों ने स्टार्ट किया उसी काल में। उसमें उससे पहले प्रसाद निलय यानी बोर्डिंग स्कूल्स ये सब स्टार्ट हुआ 1886 में। उस वक्त सोलापुर के बारसी के एक चंद्रशेखर हसल्ली नाम का एक आदमी को फॉरेन भेज दिया उन्होंने, स्पॉन्सर करके। ये सब हुआ, स्टार्ट हुआ। उसी काल में शाहू महाराज भी शायद, शाहू महाराज इतना लिंगायत संस्थाओं को, मठों को बहुत हेल्प किया उन्होंने। शाहू महाराज का हेल्प बहुत है। BLD, KLE, बसवेश्वर विद्यावर्धक संघ, ये सब स्टार्ट हुआ 1906 में। बसवेश्वर विद्यावर्धक संघ बागलकोट में, 1910 में BLD संस्था बीजापुर में, 1916 में KLE संस्था बेलगाम में। बहुत सारे शिक्षण संस्था स्टार्ट हुआ, कॉलेजेस स्टार्ट हुआ। स्पेशली लिंगायतों को ही नहीं है, ब्राह्मणेतर सब बहुजनों को शिक्षण देना लिंगायतों ने स्टार्ट किया कर्नाटक में। तो ऐसे दिखता है इधर भी शुरू हो गया, महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया। यानी उस वक्त 1947 से पहले ये कर्नाटक मतलब इस मुंबई राज्य में आता था ये। हाँ, राइट, मुंबई राज्य में। सर सिद्धप्पा कंबली जो थे मिनिस्टर मुंबई सरकार में, कर्नाटक के धारवाड़ वाले, ब्राह्मणेतर नॉन ब्राह्मण मूवमेंट से गए थे। 27 मेंबर्स बाबा साहब के साथ में, उन्होंने भी एक MLA, उस वक्त का शासक महाराष्ट्र शासन में। फर्स्ट टाइम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र में लॉ कॉलेज का प्रोफेसर बनाया सर सिद्धप्पा कंबली ने, लिंगायत। हाँ, ये पता नहीं ज़्यादा लोगों को, ये बताना ही होगा हमको। ओके। इन्होंने मंत्री बनने के बाद बाबा साहब मिलने को आया। बाबा साहब मिलने के बाद उन्होंने पूछा प्रोफेसर नहीं, तुम प्रिंसिपल बनो, लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल पोस्ट दिया उनको। बाद में उन्होंने रिजाइन किया, फिर बाद में उन्होंने भी MLC बन गए उनके साथ में। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट में ये सब हुआ। तो शाहू महाराज, अम्बेडकर जी और सिद्धप्पा कंबली जी, सिद्धारूढ़ नॉन ब्राह्मण, सिद्धारूढ़ मठ का सिद्धारूढ़ स्वामी जी जो थे, उन्होंने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का एक अधिवेशन धारवाड़ में लिए 1920 में। उस वक्त सिद्धारूढ़ स्वामी जी उसको सपोर्ट किया, बाल गंगाधर नाथ तिलक कन्विंस किया कि इस मूवमेंट में आप मत जाओ, तो उनका सुना नहीं। ये सब है इतिहास में। सो शिक्षण में बहुत सारे क्रांति, लिंगायत मठ और शिक्षण संस्था, एक के बाद शिक्षण संस्था, बोर्डिंग्स, प्रसाद निलय बोलते हैं हम कन्नड़ में, बोर्डिंग स्कूल स्टार्ट हुआ। ये सब कॉन्सेप्ट इधर स्टार्ट हुआ। उस वक्त लिंगायत समाज के उस वक्त का बहुत बड़े DC, कलेक्टर बोलते हैं आप, अरटाल रुद्रगौड़, उन्होंने बेलगांव के DC थे। उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन किया ब्राह्मणों ने। बहुत ओबीडियंट ऑफिसर थे उन्होंने। बेलगाम में बहुत सारे अच्छा काम किया। वीरशैव महासभा का स्थापन उन्होंने किया। उनके साथ में लिंगराज देसाई साहब थे, गिलगंची गुरुसिद्धप्पा थे, सब लोग थे हमारे बुजुर्ग लोग। अरटाल रुद्रगौड़ा साहब के खिलाफ में बहुत सारे काम इन्होंने किया है। उनके खिलाफ में 2-3 ब्राह्मण लोगों ने, ये ऑफिसर लिंगायतवादी है, जातिवादी है, भ्रष्ट है, ये सब बाल गंगाधर नाथ तिलक को बताया। बाल गंगाधर नाथ तिलक कंटिन्यूअसली उनके मराठी और केसरी पत्रिका में, पेपर में इनके खिलाफ में लिखा है। ब्रिटिश सरकार सो मोटो इंक्वायरी कमेटी बिठाया, गलत निकला ये सब आरोप। ब्रिटिश सरकार में गेजेट में उन्होंने क्लीन चिट दिया। ये सब अरटाल रुद्रगौड़ चरित्रा बोल के एक बुक KLE संस्था का जो यूनिवर्सिटी है वो पब्लिश किया 10 साल पहले।
अब उसमें बाल गंगाधरनाथ तिलक का ये सब भयानक जो है बैकग्राउंड, तो विलन लगेंगे वो तो। हाँ ये सब बाहर आते हैं उसमें। और ये कर्नाटक का यूनिफिकेशन, कर्नाटक का एकीकरण बोलते हैं, यानी भाषावारो हाँ हाँ, राज्य राज्य निर्मित है। बना दिया। उस वक्त 1929 में साइमन कमीशन जब इंडिया को आया, तब आसाम और बंगाल का एकीकरण के प्रस्ताव था ब्रिटिश यानी साइमन कमीशन के सामने। उस वक्त सर कमली सिद्धप्पा साहब बोलते हैं, अरटाल यानी हमारे आलूर वेंकट राय बोल के एक ब्राह्मण था, उसको कन्नड़ कुलपुरोहित बनाया इन्होंने। एकीकरण के लिए उन्होंने काम नहीं किया, थोड़ा फार किए होंगे, मगर उनको नायक बना दिया। मगर एकीकरण के लिए, कर्नाटक राज्य गठन के लिए जो काम किए लिंगायती है। उसमें सर सिद्धप्पा कंबली साइमन कमीशन के सामने ये प्रस्ताव रखने को गया तो इन्होंने नकार दिया, आलूर वेंकटराव। बाद में वो 1956 में हमारे भाषावार प्रांत हुआ, बेलगाम इधर आया, वो ये सब हुआ। उस वक्त एक अदरगुंची शंकर गौड़ा नाम का एक लिंगायत लीडर कर्नाटक यूनिफिकेशन के लिए 23 डेज उपवास अनशन बैठे, कोई ब्राह्मण माध्यम में उनका न्यूज़ नहीं आया। तो बाद में सब लोग भड़क गए, तो हुबली में एक बहुत रैली हुआ उनको सपोर्ट में, जो कर्नाटक एकीकरण के लिए उपवास बैठे उनके सपोर्ट में। तब वाशिंगटन न्यूज़ या जो यूरोप के पत्रिकाओं में उनका न्यूज़ आया। तब सब लोग लीडर्स आए, 23rd डे उनको अश्योरेंस दिया कि यूनिफिकेशन यानी एकीकरण के लिए हम काम करेंगे, आप रुको यहाँ पे। एकीकरण मतलब ये जो पूरा भाग था ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था? तो पूरा भाग बॉम्बे- नहीं, ये थोड़ा कर्नाटक में कैसा था, एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स मुंबई प्रांत में, एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैदराबाद प्रांत में, कोई ब्रिटिश में, कोई मद्रास प्रेसिडेंसी में, ऐसा हाँ, मैसूर में। हाँ, बांट गया था। अखंड कर्नाटक बनाने के लिए भाषा और प्रांत उस वक्त आंदोलन हुआ। आंदोलन का नेता हमारे लिंगायती है सब। कन्नड़ का कुलपुरोहित आलूर वेंकटराव है। फ्रीडम फाइटिंग के लिए हम लड़े। कर्नाटक में कितने फ्रीडम फाइटर्स का बुक्स आया, उसमें साहब जोशी कुलकर्णी देशपांडे है। नाम भी नहीं रखा इतिहास में, सब नाम जो नॉन ब्राह्मण्स को एजुकेशन दिए लिंगायत है। कर्नाटक का सेप, साइज, ट्रेड, कॉमर्स, पत्रिकोद्यम, एजुकेशन, सब में लिंगायतों का योगदान है। सब हाइड कर दिए इन्होंने। वो सोलापुर का भी एक रेफरेंस है वो। वारद मल्लप्पा जी उस वक्त बहुत श्रीमंत, ब्रिटिशों को कर्जा देता था, ऐसा भी कहा जाता है। उनको बहुत सारे लोग मिसयूज भी कर लिए, जो वीरशैव वाले हैं ना, ये बसवा फिलॉसफी के ऊपर, शरणों का चरित्र के ऊपर जितना भी 150 बुक्स पब्लिश किया उन्होंने, पूरा पैसा वारद मल्लप्पा ने दिया। उनको मालूम ही नहीं हुआ ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। उन्होंने वारद मल्लप्पा के नाम से बहुत सारे बोर्डिंग्स है यहाँ, उन्होंने स्टार्ट किया एजुकेशन लिंगायत एजुकेशन के लिए, बहुत सारे काम उन्होंने किया है। ऐसा बहुत लोग किए हैं। तो ये बसवोत्तर युग में 1920 तक ऐसा ही चलते रहे। और एक काम हुआ 15th सेंचुरी में, इस फिलॉसफी का जो पुनरुत्थान हुआ, तब एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ उस लोगों के माइंड में, अगर इस फिलॉसफी को स्प्रेड करने के लिए एक मिशनरी व्यवस्था चाहिए। वो मिशनरी व्यवस्था था, शरणों के ज़माने में भी था। उन्होंने जंगमों को तैयार किए थे, 1,96,000 जो शरण बोलते हैं या जंगम बोलते हैं। ये सिर्फ एक खेड़े गांव को 5 रात और एक नगर या शहर को 1 रात में धर्म प्रचार करना। कैसा धर्म प्रचार करना स्ट्रैटेजिकली उन्होंने किए थे। उन्हें जो फोक आर्टिस्ट है, बहुरूपी चौड़ैया, किन्नरी बोम्मैया, ये सब फोक आर्टिस्ट, उनके फोक कला जो है, जनपद कला जो है, उसके माध्यम से धर्म का प्रचार करना, ये सब बहुत स्ट्रैटेजी उन्होंने किया। वही सेम मिशनरी व्यवस्था अब करना है, तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट, मठ का कॉन्सेप्ट ले लिया। तो 101 विरक्तों का एक संगठन बनाया उन्होंने। 101 कब बनाई? 15th सेंचुरी में। किसने जो विजयनगर के साम्राज्य में जो ये लोग थे, ये लोग बनाया 101 विरक्त। वो लोग सन्यासी रहना, यानी लिंगायत धर्म में सन्यास का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। धर्मगुरु संसार उनका भी, उन्हें शादीशुदा थे। 1-2 लोग छोड़ के जितने भी शरणों थे सब जोड़ी जोड़ी में ही थे। यानी ये नेचर जो है, नेचर में जो है, नेचर के खिलाफ में नहीं है, इट इज़ नेचुरल, नैसर्गिक धर्म है हमारा, सन्यास धर्म नहीं है। तो पहले नाथ संप्रदाय की वजह से कुछ लोग सन्यासी रहे थे। मगर ये लोग क्या किया, विरक्तों का परंपरा पैदा किया 15th सेंचुरी में। तो 101 विरक्तों ने धर्म प्रचार करना। तो बाद में वो लोग मठ बनाया, चरजंगम होके धर्म का प्रचार करो बोले तो स्थिरजंगम होके मठ पैदा किया, वहाँ पे रह गया। मठीकरण, सामस्तीकरण, ये सब हुआ। उसके बाद में 770 विरक्तों का भी एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। येडियूर सिद्धलिंग स्वामी,
पाश्चिमात्य विद्वांसों ने लिंगायत के बारे में बहुत सारे स्टडी करके बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, बुक्स। मगर आचरणात्मक लिंगायत का जो सिद्धांत है या आचरण है वो ग्रास रूट पर पूरा मिक्सअप हो गया। लिंगायत अपने अस्मिता, अपने आचरण, अपने सिद्धांत सब भूल गए। वीरशैवों का एडमिक्सचर हुआ, वैदिकवादियों का हो गया, पूरा हमारे इतिहास हमारे ये लोग भूल गए। जो मठ व्यवस्था के बारे में मैंने बोल रहा था, 101 विरक्तों का परंपरा, मिशनरी व्यवस्था धर्म प्रचार के लिए, वो शुरुआत में अच्छा काम करने के बाद जब वो सांस्थीकरण, मठीकरण हो गया, शैव के आधार पर उन्होंने लिंगायत को परिभाषा समझना शुरू किया, तो लिंगायत का मूल आशय जो अवैदिक था वो अभी मास्क हो गए। उसके बाद में लिंगायत महापुरुषों ने ब्राह्मणों के कंपटीशन में स्पर्धात्मक रूप से शिक्षण बाकी के फील्ड में कर्नाटक में बहुत आगे आ चुके थे। कभी भी कर्नाटक में लिंगायतों को ब्राह्मणों ने कोई ही एंगल से कंपटीशन नहीं कर सकते थे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो इतना बाकी रह गया कि लिंगायत का फिलॉसफी क्या है, वचन। ये वचन हाइड हुआ था। जितना 1000 के अंदर अंदर जितने वचन मिले थे वो 14-15 सेंचुरी में विजयनगर के काल में उसके ऊपर व्याख्यान वगैरह हो गया, मिक्सअप हो गया। तो 1920 में प्रातस्मरणीय फगु हलकट्टी जी वकालत छोड़कर इस काम पर जुड़ गए। यानी फर्स्ट उन्हें विजापुर को धारवाड़ से कैसा आया आपको मैं बताता हूँ। मैंने पहले बताया कि सर सिद्धप्पा कंबली ये सब लोग फुले अंबेडकर जी के साथ में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो स्टार्ट किए थे, उसमें फगु हलकट्टी साहब नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का बीजापुर जिला घटक का प्रमुख थे। ऐसा? बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है। ओके ओके। धारवाड़ के नेटिव के थे हलकट्टी साहब। इधर के लिंगायत लोग जितने भी कोर्ट में केस जाते तो सब प्लीडर्स, वकील्स ब्राह्मण्स, वो लोग बहुत टीज करते थे लिंगायत्स को, अपमान करते थे। यहाँ का सब लिंगायत्स मिलजुल के धारवाड़ जाते, धारवाड़ जाके एक वकील को, यहाँ लिंगायत अंगड़ी बोल के एक वकील को लाते। अंगड़ी वकील साहब अंबेडकर जी का एक केस उन्होंने लड़ाया था। लड़ने के बाद बीच में अंबेडकर जी इधर आके वो वकालत किए एक केस में। उतना फेमस अंगड़ी वकील साहब, वो आ गया, वो बहुत दिन नहीं टिका, उन्होंने वापस गए। फिर उन्होंने फिर धारवाड़ गया तो हलकट्टी साहब को लेके आए इधर के लिंगायत लोग, इधर केस लड़ने के लिए। मगर बीच में उनके माइंड में लिटरेचर और वचन साहित्य घुस गया हलकट्टी साहब के इसमें। वकालत छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ने के बाद संशोधन शुरू किया। 1920 से 1930 तक उनका संशोधन जो है, लिंगायत धर्म का असली पुनरुत्थान, लिंगायत धर्म का जो सिद्धांत है वचन साहित्य, असली पुनरुत्थान हुआ 1920 से 30 तक। 10 साल उन्होंने ये जो स्क्रिप्ट थे पूरा इधर उधर घर 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 जाके ढूंढ के उनका खुद का जो लाइफ है, खुद का जो जीवन है, त्याग दिया उन्होंने। बहुत सारे वचन कट किया और उसके ऊपर व्याख्यान शुरू किया। टोटल उस वक्त उनको 20,000 वचन उन्होंने संशोधन किए। उसका व्याख्यान शुरू किया, पत्रिके शुरू, पेपर शुरू किया, जर्नलिज्म स्टार्ट किया। बीच में उन्होंने बीजापुर म्यूनसिपलिटी का मेंबर बन गए, मुंबई असेंबली का MLC बन गए। सब होने के बाद भी ब्रिटिश काल में। और यहाँ ये थोड़ा ड्रॉट एरिया है, ये दुष्काल के एरिया है। यहाँ 5 नदियाँ बहते यहाँ बीजापुर जिला में, फिर भी दुष्काल का। यहाँ पे दुष्काल निवारण केंद्र स्थापन किया उन्होंने और सिद्धेश्वर संस्था स्थापन किया। उसके बाद में BLD एजुकेशन सोसाइटी स्थापन किया। बहुत सारे ऐसा कोऑपरेटिव बैंक। और इधर एक सिद्धेश्वर संस्था के बारे में थोड़ा रेफरेंस है कुछ? रेफरेंस का सवाल नहीं है। सिद्धेश्वर संस्था एक सांस्कृतिक संस्था, लिंगायतों का अस्मिता का संस्था है। यहाँ पे सिद्धेश्वर का देवस्थान भी है। सिद्धाराम को सिद्धेश्वर बनाया इन्होंने। वो अलग बात है। हाँ, तो वहाँ एक सिद्धेश्वर संस्था के अंडर में अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वो भी है। और सिद्धेश्वर बैंक, ओल्डेस्ट बैंक, 1910 में सिद्धेश्वर बैंक उन्होंने स्थापना किया। तो हमारे साइड है वो भी सेम बैंक? सेम बैंक शायद। अभी तो फिलहाल कर्नाटक में जितने कोऑपरेटिव बैंक है बड़े बड़े, उसमें से अग्रगण्य बैंक ये है, उनके हाथ में से ये सब स्थापन हुआ। BLD संस्था के बारे में तो आपको अब जानते ही हैं। उनका मेन काम वचनों का संशोधन। 1930 के बाद सिनेरियो कम्प्लीटली लिंगायतों का चेंज होना शुरू किया। मठों में भी वचन का पठन स्टार्ट हुआ। वचन जब बाहर आना शुरू किया तो उनका व्याख्यान शुरू हो गया कि वचनों में कोई नया चीज़ नहीं है,
जो उपनिषद और वेदों में है वही शरणों ने लिखा है। ये व्याख्यान तब से स्टार्ट हुआ। थोड़ा अपवाद, थोड़े फार ब्राह्मण विद्वांसों ने ये एक अलग ही है, ये एक इंडिपेंडेंट रिलीजन है, ये भी एक्सप्रेस किया। दोनों है उसमें, जो अच्छे अच्छे अभ्यास भी करने वाले जो है। है। तो तब से वचन साहित्य और लिंगायत फिलॉसफी जिन सिद्धांत के खिलाफ में यहाँ पे एस्टाब्लिश हुआ था, उन सिद्धांत के लोगों को एक दुष्स्वप्न होके बन गया हो। उन्होंने डरना शुरू किया लिंगायतों को। लिंगायत संस्कृति नाश करने के लिए वैदिक शक्तियों ने, स्पेशली आरएसएस एंड बीजेपी, नाम लेना ही पड़ते हैं मुझे, बहुत एक युद्ध के रूप से उन्होंने अभी लिंगायत संस्कृति नाश करने के लिए बहुत सारे साजिश उन्होंने बना रहे। लास्ट ईयर वचन दर्शन बोल के एक ग्रंथ प्रकट किया, पूरा शरणों का और बसवण्णा का जो आशय है उसको पूरा पलटाने का काम किया। लिंगायत समाज उसके खिलाफ में प्रतिरोध शुरू किया तो स्टॉप किया उन्होंने। दिल्ली में भी बुक का रिलीज़ किया। आप जानते हैं, एक महीने पहले लिंगायत मठाधिपतियों ने एक फेडरेशन बनाया, 400-500 लोग, बसव संस्कृति अभियान। जब कर्नाटका गवर्नमेंट बसवण्णा को सांस्कृतिक नायक कर्नाटक राज्य के घोषित किया तो 1 साल हुआ। उस स्मरणोत्सव के तौर पर उन्होंने बसव संस्कृति अभियान थ्रू कर्नाटका ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया। बेंगलोर में समारोह हुआ उसका जो अभूतपूर्व यशस्वी है वो देखने के बाद ये सांप्रदायिक ताकतों ने, वैदिकवादियों ने, मनुवादियों ने उसके खिलाफ में हमारे ही मठ के लोगों को भटकाया। आपको मालूम भी होंगे, एक महाराष्ट्र में इधर के बीजापुर जिला के एक स्वामी बसव परंपरा के मठ है, वो काड़ सिद्धेश्वर मठ कनेरी में। सुने उनके कंट्रोवर्सी सुना। तो उनका वचन 17th सेंचुरी का शरण, उनका वचनों ने बहुत स्ट्रांगली वेद शास्त्र उपनिषद को कंडेम करते हैं। 26 मठाधिपति उस परंपरा में हो चुके हैं। ये 27th वाला आदमी है। ये काड़ सिद्धेश्वर ये जो अभी के बने हैं वो भी 27th वाला है। वो उस पीठ पर तो वो लिंगायत ही है। लिंगायत ही है, मगर वो आरएसएस का वर्कर है। लिंगायत फिलॉसफी भूल गए उन्होंने विभूति भूल गया, कुंकुम लगाते, हाँ, टीका लगाते और लिंगायत फिलॉसफी के अगेंस्ट है। वो सुपारी देते बोलते हैं ना। आप जानते होंगे पुराण के काल से हिरण्यकशिपु के घर में एक प्रहलाद को पैदा करते हैं लोग, पिता के खिलाफ में बेटे को लड़ने को लगाते, और रावण के खिलाफ में विभीषण को। ये पुराण से परंपरागत डिवाइड एंड रूल जो है, ब्रिटिशों ने इधर से सीख के यूरोप को गया, वो डिवाइड एंड रूल भारत में ही पैदा हुआ है। पुराणों में भी आप देखते हैं। वैसा ही लिंगायतों में जब कल्याण में क्रांति हो रहा था तब बिज्जड़ के खिलाफ में उसके बेटे सोवीदेव को भी भड़काया। कल्याण के क्रांति के खिलाफ में प्रतिक्रांति सजाया उन्होंने। तो बिज्जल कोऑपरेटिव था, हाँ, मगर वो उसका लड़का कोऑपरेटिव, लड़का को इन्होंने भड़काया। अभी ये संघ परिवार के जो शाखा में चलते रहते हैं ना, जो जहर ब्रेन में इंजेक्ट करने का काम, दूसरे धर्म के खिलाफ में, उसके खिलाफ में, इसके खिलाफ में, प्रोग्रेसिव थॉट्स के खिलाफ में, वही काम पहले से वो लोग करते आए हैं। तो वैसा ही यहाँ ये काड़ सिद्धेश्वर स्वामी को उन्होंने जहर उनके माइंड में डाल दिया, तो हिंदू बढ़ कर रहे हैं। अभी लिंगायत स्वामियों के खिलाफ में, लिंगायत फिलॉसफी के खिलाफ में बात कर रहे हैं। अच्छा से वो वचन भी नहीं पढ़े। ऐसे लोग जो संघ परिवार को गुलामी करते हैं, वो लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं रहते, सेल्फ थिंकिंग नहीं रहते। वैसे ही लोगों को वो लोग पकड़ के उनके घर के खिलाफ में उनको लड़ने को लगाने का ये पुराना संप्रदाय वैदिकों का है। वैसा तो चल रहा है। हलकट्टी साहब ये संशोधन करके इस धर्म जो डूबने वाला था, इस धर्म को बचाया उन्होंने। असल में शरणों ने 12वीं सेंचुरी में जो वचन रक्षण किए थे, किसी को मिला ही नहीं। तो पहली बार सब वचनों को बाहर लाया हलकट्टी साहब ने। उनका खुद का जो लाइफ है पूरा त्याग दिया उन्होंने। उनको पहनने के लिए एक अच्छा शर्ट भी नहीं था, रहने के लिए एक घर भी नहीं था। एमएलसी होके, सब कुछ होके, इतना सारे समाज को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। बीजापुर सिटी में, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बैंक, संस्था बनाया। उसमें कम से कम 10,000 फैमिली को जॉब दिया। ये सब संस्था मिलके 10,000 मतलब एक फैमिली में 3 लोग पकड़े तो 30,000 के ऊपर लोग बराबर हलकट्टी साहब का जो अन्न है खा रहे। बराबर। इतना बड़ा आदमी। तो आज का भी जो बीएलडी का जो फाउंडेशन है, फाउंडिंग मेंबर हलकट्टी साहब फाउंडर प्रेसिडेंट उन्होंने ये। तो ऐसा धर्म का पुनरुत्थान किया। इस धर्म को टोटली नाश करने के लिए बहुत सारे चल रहे। मैं बोला हूँ, वीणा बन्नंजे बोल के एक वैदिक आरएसएस वर्कर, अनुभव मंडप, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था, एग्जिस्टिंग नहीं था बोल के एक बयान दिए। उसके खिलाफ में बहुत सारा प्रतिरोध हुआ। तो बाद में उन्होंने सॉरी पूछे,
1930-40 में भी एक गुलबर्गा में भी एक ब्राह्मण आदमी एक क्वेश्चन किया था। उस वक्त उत्तंगी चन्नप्पा, रेवरेंड उत्तंगी चन्नप्पा, बहुत अच्छा आंसर दिया था विथ प्रूफ, वचनों के साथ में, दाखलातियों के साथ में उन्होंने प्रूव किया। अनुभव मंडप एग्जिस्टिंग था 12वीं शताब्दी में। तो उन्होंने हर एक स्टेप में लिंगायत फिलॉसफी के बारे में, लिंगायत सिद्धांत के बारे में इतना डर है उनको, वो अभी रामकृष्ण का नाम छोड़ ही दिया। कर्नाटक में कम से कम 100 कैक्टस जैसे वैदिकों का पेजेस है, यूट्यूब्स है, उसमें सिर्फ वचनों का, बसवण्णा का ही चर्चा चलते रहते हैं। सिर्फ उनको ये ना करना है, ये रोल आउट करना है, ये इंडिपेंडेंट रिलीजन नहीं है, ये वेद शास्त्र उपनिषद के खिलाफ में नहीं है। इसके लिए उन्होंने कोई भी हद पर जा रहे, कोई भी विकृत रूप से व्याख्यान करना शुरू किया, उसमें कुछ असर होने वाला नहीं है। वो जो लोग कर रहे उसको वो करने से उनको ही लॉस है, पॉलिटिकली उनको ही लॉस है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। 2017 में जो माइनॉरिटी स्टेटस के लिए स्टार्ट हुआ हमारा आंदोलन, उसको भी अगेंस्ट किया। हमारे लोग हमारे खिलाफ बात करने जैसे किए। उनका जो कुछ भी साजिश है और मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब में हमारे खिलाफ में, हमारे फिलॉसफी के खिलाफ में रहते, हमारे ही लोग ही बात करते। तो वो थोड़ा सा बंद हुआ। अभी उनको जैसे उन्होंने ज़्यादा हमारे खिलाफ में बात कर रहे, उतना ही वही लेके हमने हमारे लोगों को जागृत कर रहे। तो उनको अभी अनिवार्य हुआ, तो खुद वो लोग मैदान पे आ गए। अब वो खुद ही आरएसएस के लोग लिंगायत फिलॉसफी के अगेंस्ट में बात करना शुरू किया। अच्छा हुआ ये, क्योंकि पीछे बैठकर काम करने वाले आगे आ रहे तो हमको खुश होते ही। तो हमको उसको कैसा सामना करना और हमारा फिलॉसफी हम कैसा प्रोपेगेट करना हम जानते हैं। तो एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ, महाराष्ट्र में तो हमारे फिलॉसफी का अभी परिचय बहुत कम हो रहे, इधर तो बहुत कुछ हो गया। अभी देखो, आप महाराष्ट्र में ये लिंगायत जागर चैनल स्टार्ट किए, ये रुकने वाला काम नहीं है, ये आगे बढ़ेगा ही। जितना उन्होंने दबाते उतना ये निकल के ऊपर आने ही वाला है। उन लोगों को इतना समझ लेना है, लिंगायत एक इंडिपेंडेंट रिलीजन है। वो लोग एग्री होना, चुपचाप अपना धर्म वो लोग आचरण करने दो, प्रचार भी करना। तो ये काम जो आपका है, मैं चाहता हूँ इसका ब्रांच और महाराष्ट्र के हर एक जगह में बसवा फिलॉसफी की कोई विचार संकीर्ण होगा। यूनिवर्सिटी में जो बसवपीठ है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी बसवपीठ भी बन गया है, वहाँ पे कोई भी अगर एक्टिविटीज़ होगा, अगर एक शादी भी बसव तत्व के अनुसार होगा, तो आप लोग इसको कवर करते करते ऐसे स्कॉलर लोगों का, बसवा फिलॉसफी के ऊपर बात करने वाले स्टडीड लोग बहुत सारे आजकल मिल रहे हैं। मराठी में भी आपको बात करने वाले बहुत सारे मिलेंगे आपको, और कर्नाटक में भी हिंदी मराठी में भी बात करने वाले बहुत सारे मिलेगा। अगर आप एक युद्ध के रूप में, एक समर के रूप में आप इस चैनल को खड़ा कर देंगे, तो महाराष्ट्र में आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली एक 4-5 साल में महाराष्ट्र में भी बसवा फिलॉसफी का जागृत डेफिनेटली होगा। और हम सब ये चाहते हैं कि ये अंबेडकर जी और बुद्ध जी का प्रबुद्ध भारत और बसव भारत और एक बार बन जाए, ये होप करता हूँ। और बहुत दूर से पुणे से यहाँ तक आके मेरा इंटरव्यू जो बसव फिलॉसफी के बारे में आप किए, आप सबको मैं आभार मानता हूँ और धन्यवाद। शरणों शरणार्थी।